ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही राजलक्ष्मी अपनी कार से उतरकर लीला के अंदर जाने लगी, लीला ने राजलक्ष्मी को आवाज लगाकर दादी माँ की गाड़ी की खिड़की के पास बुलाया। दादी माँ को देखते ही राजलक्ष्मी दादी माँ की खिड़की के पास आकर कहने लगी, अरे मिसेज मारवा, आप यहाँ? कैसी हैं आप? दादी माँ ने राजलक्ष्मी से कहा, तुम तो काफी वक्त से अनिका के साथ काम करती हो ना, तो तुम तो उसके बारे में काफी कुछ जानती होगी। दादी माँ की बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजलक्ष्मी ने दादी माँ से कहा, हाँ हाँ, यूँ समझ लीजिए कि मैडम मेरी बॉस भी हैं और मेरी दोस्त भी। आप यह कह सकती हैं कि मैडम के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना शायद ही कोई जानता होगा। दादी माँ ने लीला की ओर देखते हुए फिर से राजलक्ष्मी को देखते हुए कहा, क्या तुम बता सकती हो ये अनिका के नींद का क्या चक्कर है? दादी माँ ने जैसे ही यह बात कही, राजलक्ष्मी के चेहरे पे काफी टेंशन आ गया। राजलक्ष्मी ने अपनी नजरें झुकाती हुए दादी माँ से कहा, तो आखिरकार आपने भी ये बात नोटिस कर ली। मैं जानती हूँ मैडम की नींद का कुछ करना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैडम की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही दादी माँ ने राजलक्ष्मी से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आखिर इस उम्र में इतनी नींद सही नहीं होगा, आगे चलकर उसे काफी परेशानी हो सकती है। राजलक्ष्मी ने भी दादी माँ की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, मगर क्या करूं मैडम, सुनती ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है मैडम से कि आप आम लोगों के मुकाबले मैडम को ज्यादा आराम की जरूरत है। अगर कम से कम 12 घंटे की नींद हर रोज मैडम पूरी ना करें तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही दादी माँ और लीला काफी हैरान हो गए। दादी माँ राजलक्ष्मी की ओर देखकर काफी हैरानी भरे एक्सप्रेशंस देते हुए कहा, यह क्या कह रही हो? 12 घंटे की नींद हर दिन? इतनी नींद लेना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो फिर भी यह नहीं जानती कि अगर नींद ज्यादा हो जाए तो इंसान के शरीर पर उसका बुरा असर पड़ता है। राजलक्ष्मी ने दादी माँ को समझाते हुए कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर अनिका मैडम कोई आम इंसान तो है नहीं, इसलिए आम लोगों के मुकाबले उन्हें ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। स्पेशली उनकी डिलीवरी के बाद उनके बॉडी से काफी ब्लड लॉस हुआ था, उसी के चलते उनके लिए ज्यादा नींद लेना काफी जरूरी है, और अगर ऐसा ना हो तो उनके स्वास्थ्य पर इनका बुरा असर पड़ सकता है। दादी माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजलक्ष्मी क्या कहना चाहती थी। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अनिका मैडम देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट डॉक्टरों में से एक है। वह जितनी तेज गाड़ी चला सकती हैं उतनी ही तेजी से किसी के सिस्टम में जाकर उसकी सिस्टम हैक कर सकती है। वह डॉक्टर बांगापट्टू की सबसे ब्राइट स्टूडेंट है और स्पेशल डिपार्टमेंट की एक बेहतरीन जासूस भी। अब आप सोचिए, इतनी सारी शक्तियां अगर एक ही इंसान में भर दी जाए तो उसके दिमाग की क्या हालत होगी। लोगों को जो चीजें सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, मैडम वह 2 से 3 मिनट में सीख जाती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आम लोगों के मुकाबले मैडम के ब्रेन सेल्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी, और इसीलिए मैडम को बाकी लोगों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है ताकि नष्ट हुए ब्रेन सेल्स को दोबारा सजीवन किया जा सके। दादी माँ ने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी अपने हाथों में घुमाती हुई राजलक्ष्मी से कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी मैडम कोई बहुत बड़ी जीनियस है। इस बात का तुरंत जवाब देते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, अरे अनिका मैडम सिर्फ जीनियस ही नहीं बल्कि 1000 जीनियस के दिमाग को मिला दिया जाए तब जाकर मैडम के दिमाग का मुकाबला किया जा सकता है, और इसीलिए तो आर्यन भी मैडम की ही तरह एक छोटा जीनियस साबित हो रहा है। आर्यन के अंदर मैडम के गुण हैं। मैडम का IQ लेवल आम इंसान के मुकाबले कई ज़्यादा ऊपर है, और जब मैंने पिछली बार आर्यन का IQ देखा था तो उसका भी IQ काफ़ी हाई था। अब तक हमेशा दादी माँ को ऐसा लग रहा था कि आर्यन की समझदारी और आर्यन की सूझबूझ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह रोहित मारवा का बेटा था। इसलिए अपनी बात को राजलक्ष्मी के सामने रखते हुए दादी माँ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आर्यन तो हमेशा से रोहित के साथ पला बड़ा है और आर्यन की सूझबूझ, उसकी समझदारी सब कुछ रोहित की देन है। आखिर रोहित ही तो आर्यन का बाप है।
दादी माँ की बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजलक्ष्मी ने दादी माँ से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप एक काफ़ी तजुर्बेकार और काफ़ी रिस्पेक्टेड औरत हैं, मगर कुछ बातें शायद ऐसी हैं जो आप नहीं जानती। पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और औरत के अंदर XX क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। बच्चे को जो YY क्रोमोसोम मिलता है वह अपने बाप से मिलता है और जो X क्रोमोसोम मिलता है वह अपनी माँ से मिलता है। और इंसान का IQ लेवल X क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आर्यन की सूझबूझ, उसकी समझदारी, उसका IQ लेवल, सब कुछ उसे अपनी माँ से मिला है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने दादी माँ को यह बात समझाई, दादी माँ के होश उड़ गए। दादी माँ को अब तक ऐसा ही लग रहा था कि आर्यन आज जो कुछ भी था वह सिर्फ रोहित की बदौलत था, मगर आर्यन की समझदारी और उसकी सूझबूझ उसे अनिका से विरासत में मिली थी। यह जानकर कहीं न कहीं दादी माँ की ममता को ठेस पहुंची थी। लीला कुछ देर हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगी। लीला अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ मन ही मन क्या सोच रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर खड़ी राजलक्ष्मी ने दादी माँ से कहा, चलिए मैडम, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मुझे इस वक्त अंदर जाकर अनिका मैडम को देखना है। आजकल वह ठीक से सोती नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। अपने साथ साथ मेरा भी काम का प्रेशर बढ़ा रही हैं। जब मैंने पूछा कि वह आजकल इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हैं तो कुछ कहती नहीं, बस इतना कहती हैं कि है कोई जो मेरी नींद में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। पता नहीं घर में वह कौन है जो मैडम की नींद की दुश्मन बनी बैठी हैं। एक बार मुझे मिल जाए तो अच्छा सबक सिखा दूंगी उसे। यह कहते हुए राजलक्ष्मी विला के अंदर चली गई। राजलक्ष्मी के जाने के बाद लीला और दादी माँ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ ने बड़ी भोली सूरत बनाती हुई लीला से कहा, आज मुझे समझ में आया उस कहावत का मतलब, नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो यह सब कुछ सिर्फ अनिका की भलाई के लिए कर रही थी, ताकि उसके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ ना आए। देखो, मुझे ही नींद का दुश्मन बना दिया। सचमुच भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दादी माँ की बात सुनकर लीला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लीला ने दादी माँ से कहा, यह बात आपने काफी कम उम्र में सीख ली है बड़ी मालकिन। लीला की बात सुनने के बाद दादी माँ गुस्से से लीला की ओर देखने लगी। वहाँ इन सबसे दूर समंदर के बीचों बीच एक बड़ा सा जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। आयशा मारवा सावित्री के साथ जहाज के डेक पर चल रही थी। आयशा मारवा को यह छूट थी कि वह कभी भी किसी भी वक्त जहाज के किसी भी हिस्से में जा सकती थी। पूरा का पूरा जहाज अक्षय वर्मा ने जैसे आयशा मारवा को तोहफे में दे रखा था। वह उन्हें एक सोने के पिंजरे में कैद कर लेना चाहता था। आयशा मारवा को यह कहा गया था कि वह जब चाहे जो चाहे शॉपिंग जहाज के अंदर बने एक शॉपिंग मॉल से कर सकती थी। कुछ दिनों में आयशा मारवा सावित्री के साथ लगातार शॉपिंग मॉल से कोई न कोई खरीदारी कर रही थी। उस शॉपिंग मॉल में काम करने वाले लोग भी आयशा मारवा के बर्ताव से बड़े खुश थे। उन लोगों को कस्टमर की हुई खरीदारी पर कमीशन मिलता और पूरा का पूरा जहाज सिर्फ एक ही आदमी ने बुक किया था। उसकी वजह से उन्हें यह बात पता थी कि उनकी कोई कमाई नहीं होने वाली थी, मगर आयशा मारवा आए दिन कुछ न कुछ कीमती सामान उनकी दुकान से खरीदकर उनका कमीशन बना रही थी। आयशा मारवा किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से निकलकर सावित्री के साथ बाहर जहाज में घूमने निकल जाया करती थी। दरअसल आयशा अच्छी तरह से जहाज को हर तरफ से देखना और समझना चाहती थी। आयशा किसी भी तरह जहाज से बच निकलकर अपने बेटे रोहित के पास पहुंचना चाहती थी। आयशा मारवा यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि जहाज पर सारे मोबाइल नेटवर्क्स जाम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया के साथ आयशा मारवा का पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने के लिए आयशा मारवा को एक सैटेलाइट फोन की जरूरत थी, मगर आयशा मारवा जानती थी कि वह सैटेलाइट फोन आयशा के हाथ न लग पाना बड़ा मुश्किल था। आयशा और सावित्री एक ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हुए। लगातार कुछ देर तक आयशा मारवा अलग अलग नेकलेस और ब्रेसलेट देखती रही। सावित्री भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह से वक्त जाया करने के पीछे आयशा का क्या मकसद था। सावित्री चुपके से एक स्टाफ मेंबर के साथ चली गई। आयशा बड़ी ही कैजुअली अपने सामने पड़ी ज्वेलरी को एक के बाद एक देख रही थी। आयशा यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि हर वक्त अक्षय वर्मा और उसके आदमी सीसीटीवी कैमरा के जरिए आयशा पर नजरें बनाए हुए थे, इसलिए उन्हें किसी शक की गुंजाइश ना छोड़ते हुए आयशा ने एक के बाद एक उस छोटे से शॉपिंग मॉल से खरीदारी करना शुरू किया।
अक्षय वर्मा भी यह देखकर काफी खुश था कि अक्षय ने जो छूट आयशा को दे रखी थी उसका आयशा मारवा फायदा उठा रही थी। अक्षय वर्मा को लगने लगा था कि आयशा धीरे धीरे पिघलने लगी थी और अक्षय की दी हुई गिफ्ट के कारण वह अक्षय के करीब भी आ रही थी। कुछ देर बाद आयशा मारवा जहाज के डेक पर पहुंची, तभी पीछे से सावित्री के कदमों की आवाज आयशा के कानों पर पड़ी। जब आयशा ने पलटकर सावित्री को देखा तो आयशा ने नोटिस किया कि सावित्री काफी परेशान लग रही थी। सावित्री एक कदम चलते हुए भी लड़खड़ा रही थी। सावित्री को ऐसी हालत में देखकर आयशा ने सावित्री से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सावित्री आयशा से नजर नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सावित्री की सांसें भी काफी तेज होने लगी थी। आयशा ने सावित्री को एक कोने में बिठाते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में जहाज पर मौजूद कुछ लोगों ने आयशा की आवाज सुनते हुए सावित्री को पानी का गिलास थमाया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे सावित्री अपनी सांसों पर कंट्रोल पाने लगी। जब बाकी स्टाफ मेंबर ने सावित्री से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो उनकी बात को टालते हुए सावित्री ने कहा, कुछ नहीं, वह लगातार जहाज पानी में चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से मैं अचानक चक्कर महसूस करने लगी, मगर कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। सावित्री की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों को लगा था कि सावित्री भी सिकनेस का शिकार थी। अक्सर कई दिनों तक पानी के जहाज में ट्रैवल करने पर कई लोगों को इस तरह की शिकायत महसूस होती थी। जैसे ही बाकी लोग वहां से चले गए, आयशा ने सावित्री के पास आकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, अचानक कैसे चक्कर आने लगे तुम्हें? सावित्री ने फटी हुई आवाज में आयशा से कहा, मैडम, एक बहुत बुरी खबर है। मुझे खबर मिली है कि मिस्टर मारवा की मौत हो चुकी है। यह बात सुनते ही आयशा के होश उड़ गए। अपने आप को संभालते हुए आयशा ने सावित्री से पूछा, क्या हुआ अचानक हंसराज को? तभी आयशा की बात को काटते हुए सावित्री ने कहा, नहीं मैडम, मौत हंसराज मारवा की नहीं, रोहित मारवा की हुई है। सावित्री की बात सुनने के बाद कुछ देर तक बिना पलके झपकाए आयशा बस सावित्री का चेहरा देखती रही। आयशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सावित्री की बात सुनी ही नहीं थी। कुछ देर बाद सावित्री ने आयशा की कंधी पर हाथ रखकर फिर से रोहित की मौत की खबर सुनाने की कोशिश की। तभी अचानक सावित्री का हाथ झटकते हुए आयशा ने कहा, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सावित्री जानती थी कि वह आयशा को चाहकर भी यह बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। आयशा बड़ी ही कैजुअली वहां से चली गई। आयशा को जाते हुए देखकर सावित्री वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। आयशा तेज कदमों से कंट्रोल रूम की ओर जाने लगी। कंट्रोल रूम के अंदर अंकुर नायक अक्षय वर्मा को एक फाइल पर कुछ सिग्नेचर करने के लिए कह रहा था। डॉक्यूमेंट्स पर सारे सिग्नेचर लेने के बाद अंकुर ने वह फाइल अपने हाथ में लेते हुए कहा, बॉस, खबर बिल्कुल पक्की है। मेरे लोगों ने खुद मुझे बताया है, रोहित मारवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनने के बाद अक्षय वर्मा अपने हाथ में पकड़ी हुई पेन टेबल पर रखकर रेक लाइनिंग चेयर पर बैठ गए। वह कुछ देर तक खिड़की से बाहर समंदर के पानी को देखता रहा। अंकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बॉस, क्या लगता है अब आपको हमें क्या करना चाहिए? अक्षय ने बिना अंकुर की ओर देखे कहा, अब जो कुछ भी हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं? यह सब कुछ हमारे कहने पर तो नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंकुर अक्षय से कुछ कहना चाहता था, मगर वह खुलकर नहीं कह पा रहा था। कुछ देर बाद अटकती हुई आवाज में अंकुर नायक ने अक्षय वर्मा से कहा, बॉस, क्या लगता है आपको हमें जहाज किनारे की ओर ले जाना चाहिए? अंकुर के सवाल पर अक्षय ने हैरानी से अंकुर की ओर देखा। अंकुर ने अक्षय से कहा, सर, बात दरअसल यह है कि रोहित की मौत की खबर के बाद किंग ने भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब तो यही है कि जब तक रोहित जिंदा था तब तक रोहित की फैमिली की गारंटी किंग ने खुद ले रखी थी। अब रोहित के चले जाने के बाद किंग को भी हमसे अब कोई लेना देना नहीं है, वरना अब तक किंग ने अपने आदमियों को भिजवाकर कोई ना कोई एक्शन जरूर ले ली होती। अंकुर की बात सुनने के बाद अक्षय फिर से खिड़की के बाहर समंदर को देखने लगा। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अक्षय ने अंकुर से कहा, नहीं, अभी नहीं। अक्षय का जवाब सुनकर कहीं न कहीं अंकुर के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आ रही थी। वह जान चुका था कि अक्षय यही सोच रहा था कि अगर किनारे पर पहुंचने के बाद
आयशा को यह पता लग जाता है कि रोहित की मौत हो चुकी थी तो वह किसी भी हालत में अक्षय के साथ रुकने के लिए राजी नहीं होती। जिस रोहित मारवा को आयशा ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसकी मौत की खबर सुनकर आयशा पूरी तरह से टूट जाती और शायद यह बात अक्षय को भी नहीं पसंद आती। शायद अक्षय अपने मन ही मन यह भी सोच रहा था कि किंग की हरकतों का इतनी आसानी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हो सकता था कि किनारे पर पहुंचते ही किंग के आदमी अक्षय पर अटैक करे और आयशा को हमेशा हमेशा के लिए अक्षय से दूर ले जाए। मगर कहीं न कहीं अंकुर नायक अब इस तरह के बेवजह ट्रैवल से पूरी तरह से उब चुका था। अक्षय की सारी कंपनी का कामकाज भी खुद अंकुर ही संभालता था। वह जानता था कि जहाज पर होने की वजह से कामकाज में भी काफी नुकसान हो रहा था। वह किसी भी तरह वापस जमीन पर पहुंचकर पहले की तरह ही बिना रोक टोक के अपना काम शुरू करना चाहता था। मगर अक्षय ने साफ साफ कह दिया था कि वह अभी और कुछ दिनों तक जहाज किनारे पर नहीं ले जाना चाहता था। अक्षय की बात सुनते ही आयशा ने जोर से केबिन का दरवाजा खोला और तेजी से अंदर आते हुए अक्षय से कहा, अभी इसी वक्त जहाज को किनारे पर ले चलो। आयशा की आंखों में जुनून देखकर अक्षय अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगा, देखो आयशा, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे भी बहुत दुख है। आखिर रोहित तुम्हारा बेटा था, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह मैंने नहीं किया है। आयशा अक्षय की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए आयशा ने एक गहरी सांस ली और फिर से ऊंची आवाज में अक्षय के पास खड़े कैप्टन से कहा, अभी इसी वक्त जहाज को किनारे की ओर घुमाओ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि अक्षय कुछ कह पाता, आयशा ने तेजी से कैप्टन की ओर दौड़ी और कैप्टन जिस स्टीयरिंग व्हील के जरिए जहाज को दिशा दिखा रहा था उसे अचानक ही आयशा ने घुमाना शुरू कर दिया। कैप्टन ने जल्दी से आयशा का हाथ स्टीयरिंग व्हील से झटकते हुए फिर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना कंट्रोल बना लिया। इससे पहले कि आयशा दोबारा ऐसी कोई हरकत करती, कुछ लोगों ने आयशा को सख्ती से पकड़ लिया। अक्षय ने अपनी जगह से खड़े होते हुए आयशा से कहा, अपने आप को संभालो। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर इस वक्त घर पर जाने का कोई फायदा नहीं है। देखो, हमारे आदमियों ने सब कुछ पता लगा लिया है। रोहित का अंतिम संस्कार हो चुका है, अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। जिसे जाना था वह चला गया है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करती थी। अपने बेटे की खातिर तुम 20 साल अकेली उस वीरान बंगले में रह रही थी। अपने प्यार से दूर, अपने परिवार से दूर, तुमने अपना सब कुछ अपने बेटे की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। मगर अफसोस, उस बेटा को कुदरत ने तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। मगर जरा सोचो, इसमें कुदरत का कोई इशारा है। ऊपर कोई है जो हमारे प्यार को अच्छी तरह से समझता है। वह तुम्हें इशारा करके कहना चाहता है कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह से भुला दो और मुझे अपना भविष्य मानकर मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी काफी अच्छी तरह से कटेगी। जो प्यार हम एक दूसरे को पिछले कई सालों से ना दे पाए, वह बची हुई जिंदगी में साथ रहकर एक दूसरे को जरूर देंगे। अक्षय की ऐसी बातों की वजह से आयशा का गुस्सा पल पल बढ़ता ही जा रहा था। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आयशा ने अपने आप को लोगों की गिरफ्त से छुड़ाया और अक्षय से कहा, तुम पागल हो चुके हो, पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अक्षय ने इस बात का तुरंत पलटकर जवाब देते हुए कहा, पागल तो मैं उसी वक्त हो चुका था जब मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें देखा था। तब से लेकर आज तक तुम्हारे प्यार का पागलपन मेरे सर पर छाया हुआ है। तुम मेरे प्यार को अगर पागलपन का नाम देना चाहती हो तो मैं उम्र भर पागल रहने के लिए तैयार हूँ। आयशा ये अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षय अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। उसका प्यार और उसका जुनून उसका पागलपन बन चुका था। वह जानती थी कि वह अकेले इतने लोगों से लड़कर जहाज से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए कुछ देर खामोश रहने के बाद आयशा ने अक्षय वर्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अंकर और अक्षय के बाकी साथी समझ गए थे कि अक्षय चाहता था कि सब लोग उन दोनों को अकेला छोड़ दें। कुछ देर की झिझक के बाद अक्षय के इशारे पर सभी लोग केबिन से बाहर निकल गए। सभी लोगों के जाते ही आयशा ने अक्षय से कहा, देखो, तुम समझने की कोशिश करो। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ।
मैं एक बार अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। रोहित कहाँ है, कैसा है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं अनिका, रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर सबसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम कहोगे तो मैं उन सबको मिलने के बाद वापस इस जहाज पर आ जाऊंगी। आयशा की बात सुनते ही अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक ही अपनी हंसी रोकते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें यह करने की इजाज़त दे दूँ तो वह लोग तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। चाहे तुम मुझसे कितना भी प्यार करो, मगर वह लोग हमारे प्यार के दुश्मन हैं। वह कभी नहीं चाहेंगे कि दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। आयशा अक्षय की बहकी बहकी बातें सुनकर तंग आ चुकी थी। आयशा ने अक्षय से कहा, देखो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने परिवार से मिल लेने दो। उसके बाद तुम जो कहोगी वह मैं करूंगी। जैसे ही आयशा ने अपनी बात पूरी की, अक्षय ने अपने कोट की जेब से एक धारदार चाकू निकालकर सामने पड़े टेबल पर दे मारा। चाकू की धार इतनी तेज थी कि चाकू सीधा टेबल के अंदर जा धंसा। अक्षय वर्मा ने उस चाकू की ओर इशारा करते हुए आयशा मारवा से कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो एक काम करो, मुझे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके यहाँ से चली जाओ। मुझसे मौत तो बर्दाश्त हो जाएगी, मगर तुम्हारी जुदाई एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इससे बेहतर क्या होगा कि जिसके लिए मैं इतने सालों तक जिया हूँ उसी के हाथों मुझे मौत नसीब हो जाए। तुम्हारे बिना सांसें लेना मुझे मंजूर नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम ही मेरे शरीर से ये सांसें का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अक्षय की बातों में जितना जुनून था, उसकी आंखों में भी उतना ही वह सीपन साफ साफ नजर आ रहा था। आयशा बस किसी तरह अपने परिवार तक पहुंचना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अक्षय के पागलपन को कैसे हैंडल करे और किस तरह अपनी फैमिली तक पहुंच सके। तभी अचानक आयशा को इस बात का एहसास हुआ कि अक्षय ने खुद आयशा के सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। कुछ देर तक आयशा टेबल पर धंसे खंजर को देखती रही। फिर अचानक ही एक झटके से आयशा ने उस खंजर को टेबल से निकाला और अक्षय की ओर आगे बढ़ा दिया। आयशा ने अक्षय को खंजर दिखाते हुए कहा, अभी के अभी तुम्हारे आदमियों से कहो कि वह जहाज को किनारे की तरफ मोड़ ले। मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अक्षय ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कौन रोक रहा है? बढ़ो आगे और चला दो ये खंजर मेरे सीने के आर पार। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि प्यार में पागल आशिक का लहू कैसा होता है। आयशा लगातार अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी, जबकि अक्षय लगातार अपना सीना खंजर की ओर आगे बढ़ा रहा था। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी अक्षय ने अचानक अपने हाथों से धारदार खंजर जोर से पकड़ा और अपने ही सीने पर रखकर आयशा से कहा, चलो तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। बस अब तुम्हें एक हल्का सा धक्का देना है ताकि खंजर मेरे सीने के आर पार हो जाए। चलो, अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो हमेशा के लिए इस पागल प्रेमी को खत्म करके यहाँ से चली जाओ। यह कहते हुए अक्षय ने चाकू की नोक जोर से अपने सीने में चुभा दी। अक्षय के सीने से खून बहने लगा। बहता हुआ खून देखकर अचानक ही आयशा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ खंजर छोड़ दिया और वह खंजर जमीन पर जा गिरा। जैसे ही खंजर जमीन पर गिरा, अक्षय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षय ने आयशा की ओर देखकर कहा, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह बात सच है कि आज भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना कॉलेज के दिनों में किया करती थी। अक्षय की बात सुनकर आयशा सिसक सिसक कर रोने लगी। जैसे ही अक्षय वर्मा ने देखा कि अपने हाथों में पकड़ा खंजर छोड़कर आयशा जोर जोर से रोने लगी थी, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आयशा कभी उसकी जान नहीं ले सकती थी और उससे आज भी बेहद प्यार करती थी। हालांकि अक्षय आज भी यह बात नहीं समझ पा रहा था कि बेशक आयशा ने खंजर उसके दिल के आर पार नहीं किया था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वो अक्षय से प्यार करती थी। किसी की जान न ले सकना उसे प्यार करना नहीं होता है। इतनी सी बात अक्षय की समझ से बाहर थी। जब आयशा फूट फूट कर रो रही थी तब अक्षय के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई। अक्षय ने चिल्ला चिल्लाकर अपने आदमियों को कमरे के अंदर बुलाया।
जैसे ही अंकुर कमरे के अंदर आया, उसने देखा कि अक्षय की छाती से खून बह रहा था और आयशा जमीन पर गिरी फूट फूट कर रो रही थी। अक्षय ने खुश होते हुए अपने आदमियों से कहा, देखा तुम लोगों ने, आयशा आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कॉलेज के दिनों में किया करती थी। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। यह जहाज अगले 2 महीनों तक इसी तरह पानी में घूमता रहेगा, क्योंकि इसी पानी के सहारे मुझे अपना प्यार वापस मिला है। अंकुर, जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मंगवा लिया करो। अगले 2 महीने मैं इसी तरह अपनी आयशा के साथ इस जहाज पर गुजारना चाहता हूँ, जहाँ हम दोनों के अलावा हमारे प्यार के बीच आने वाला और कोई न हो। अंकुर अपने बॉस की बात सुनकर बहुत हैरान था, मगर अपने बॉस की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। केबिन से बाहर जाने के से पहले अक्षय ने अंकुर को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, पता जरा लगाओ कि हमारी शिप पर गद्दार कौन है। आयशा तक इतनी बुरी खबर किसने पहुंचाई है? इस बात का पता लगाओ और पता लगते ही उसे पानी में फेंक दो। गद्दार चाहे 1 हो या 10, सारे गद्दारों का एक ही अंजाम होना चाहिए। अंकुर ने भी इससे पहले अपने बॉस को इतना अजीब बिहेव करते हुए नहीं देखा था। अक्षय अपनी ही मस्ती पर केबिन से बाहर निकलकर डेक पर टहलने लगा। उसे अपने पास्ट में आयशा के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल याद आने लगे। उसे पूरी तरह से इस बात का यकीन हो चुका था कि आने वाली जिंदगी भी आयशा के साथ यूं ही हंसी खुशी बीतने वाली थी। अक्षय जब अपने ही सपनों में मस्त होकर डेक पर चल रहा था, तब अचानक ही अंकुर पीछे से दौड़कर आया और अक्षय से कहने लगा, बॉस जल्दी चलिए मेरे साथ, गजब हो गया। यह कहने के बाद अंकुर दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। अंकुर के ठीक पीछे पीछे अक्षय भी दौड़कर जहाज के आगे वाले हिस्से में जा पहुंचा। अक्षय ने अपने सामने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। आयशा रेलिंग की तरफ खड़ी थी और उसने अपना पूरा शरीर रेलिंग के दूसरी ओर गहरे पानी की तरफ रखा था। अक्षय को अपने पास आता देख आयशा ने कहा, अभी इसी वक्त इस जहाज को किनारे की तरफ मोड़ लो, वरना मैं इसी वक्त यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अक्षय ने आयशा की आंखों में पढ़ लिया था कि वो इस वक्त कुछ भी कर सकती थी। आयशा को समझाते हुए अक्षय ने कहा, ऐसा कदम मत उठाओ, अब उस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम्हारी अतीत से जुड़ी सारी यादें खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे सामने इतना बड़ा भविष्य पड़ा है और उस भविष्य में सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और हमारा प्यार है। मेहरबानी करके ऐसी जिद करना छोड़ दो और आ जाओ, इस तरह आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो। मैं अब तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। इस बार जब हम एक होंगे तो हम कभी दोबारा अलग नहीं होंगे, यह मेरा वादा है तुमसे। इस बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, अगर तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरी लाश को अपने साथ ले जाना होगा। इस वक्त आयशा की आंखों में जुनून नजर आ रहा था। वो जो कुछ भी कह रही थी वो कर दिखाने वाली थी। यह बात अब सब लोग जान चुके थे। जहाज तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और डेक पर जो जोरदार हवा चल रही थी उसकी वजह से आयशा की साड़ी का पल्लू एक झंडा बनकर लहरने लगा था। तेज हवा की वजह से आयशा अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रही थी। बार बार रेलिंग से उसका बैलेंस बिगड़ रहा था, जिसे देखते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, देखो, संभालो अपने आप को और अपना हाथ मुझे दो। यह पागलपन मत करो। जरा देखो, नीचे दूर दूर तक सिर्फ बर्फीला पानी नजर आ रहा है, मगर यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा। इस जहाज पर बड़ी सी टीम है डॉक्टरों की। तुम्हारे कुत्ते ही मैं भी कूद जाऊंगा। मेरे कुछ आदमी भी तुरंत छलांग लगा लेंगे। मैं तुम्हें किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ तो अपना हाथ मुझे दे दो। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आयशा ने इस बार अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यह कहने के साथ ही आयशा रेलिंग पर पकड़ा अपना हाथ पूरी तरह से छोड़ दिया और हाथ छोड़ते ही आयशा का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और एक तेज हवा के झोंके से आयशा का शरीर रेलिंग के उस तरफ पलटकर एक झटके से समंदर पर जा गिरा। समंदर से उठ रही लहरों की वजह से
समुद्र का पानी काफी धुंधला था, मगर फिर भी आयशा का शरीर उड़ती हुई लहरों के साथ साथ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अक्षय की नजर आयशा पर पड़ी, अक्षय ने भी बिना कुछ सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दी। अक्षय और आयशा की यह हरकत देखकर डेक पर खड़े सारे लोग हैरान हो गए। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। आयशा और अक्षय समुद्र की लहरों में लोगों की नजरों से धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका था। जहाज में बने स्पेशल क्लिनिक में के बेड पर अक्षय जोर जोर से सांसें ले रहा था। अक्षय के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और कान और मुंह से पानी लगातार बह रहा था। अचानक खांसते हुए अपनी जगह से खड़े होकर अक्षय ने ठीक अपने सामने बिस्तर पर लेटी हुई आयशा की ओर देखा। आयशा का चेहरा बिल्कुल समंदर के पानी की तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा की खूबसूरती समुद्र के पानी में गल चुकी थी। आयशा के आसपास कुछ डॉक्टर लगातार उसके हाथ पैर मसलकर उसके शरीर पर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आयशा को कई सारी चादरें उड़ाई गई थी। कमरे में हीटर भी शुरू किया गया था, मगर किसी भी तरह आयशा के शरीर में होने वाली कंपन को रोका नहीं जा पा रहा था। आयशा वैसे तो बेहोश थी, मगर लगातार कांपते हुए शरीर की वजह से कुछ देर में उसकी आंखें छटपटा रही थीं। ऐसी बेहोशी की हालत में भी लगातार आयशा सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ, मैं रोहित से मिलना चाहती हूँ। कुछ देर डॉक्टरों ने जब आयशा का इलाज किया, तब धीरे धीरे आयशा ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही आयशा ने अपनी आंखें खोली, आयशा ने अपने सामने खड़े अक्षय की ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। आयशा की आवाज सुनकर अक्षय वहीं अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। अक्षय के कुछ आदमी आकर अक्षय को सहारा देने लगे। तभी अक्षय ने उन सभी को अपने से दूर किया और फिर धीरे से अपना सर उठाकर अपने ठीक सामने खड़े अंकुर से कहा, जहाज किनारे की ओर ले चलो। अक्षय का फैसला सुनने के बाद उसके सारे आदमी काफी हैरान हो गए थे। अक्षय ने फाइनली अपनी जीत छोड़ दी थी और आयशा की जीत के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। अंकुर ने अक्षय के पास आकर धीमी आवाज में कहा, क्या यह फैसला अपने सोच समझ कर लिया है? मेरा मतलब है कि किनारे में पहुंचते ही हमें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, यह तो आप जानते ही हैं। और फिर क्या आपको पूरा यकीन है कि किनारे पर पहुंचने के बाद सब कुछ सेफ होगा? अक्षय अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए था, मगर फिर भी अंकुर की बात किसी तरह जवाब देते हुए अक्षय ने कहा, मैं सिर्फ आयशा को अपने परिवार से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मैं आयशा को उनके हवाले नहीं करने वाला। मैं आयशा को वापस अपने साथ लेकर आऊंगा। अक्षय की यह बात अंकुर को और भी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। अंकुर ने फिर से धीमी आवाज में अक्षय से कहा, बॉस, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते भी हैं कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है? और यह भी हो सकता है कि किनारे में पहुंचते ही द किंग हमें रोकने के लिए तैयार खड़ा हो। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से आप जो कह रहे हैं उसे हासिल किया जा सकता है? कुछ देर खामोश रहने के बाद अक्षय ने अंकुर और बाकी साथियों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आयशा को अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। मैं जानता हूँ कि आयशा मुझसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और रही बात द किंग की, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब इस मामले में अपनी टांग अड़ाएगा। रोहित के साथ साथ द किंग का रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मगर हाँ, द किंग ने अगर इस बार मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं किंग से भी लड़ जाऊंगा। पिछले कई सालों से मैं भी इंपीरियल ग्रुप का मेंबर हूँ। अगर द किंग ने इस बार मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने आज तक काफी रिस्पेक्ट दिखाई है किंग को। अगर आज किंग ने मुझे मजबूर किया तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। अंकुर ने जिंदगी में पहली बार अक्षय को इस तरह की बातें करते हुए देखा था। अक्षय के सर पर जो जुनून सवार था, उसे देखते हुए खुद अक्षय के आदमी भी हैरान थे। अक्षय ने अब किंग से लड़ने की बात कर दी थी। इसका मतलब साफ था कि अक्षय आयशा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो किंग के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार था। और किंग के खिलाफ जाने का सिर्फ एक ही मतलब था, अपना और अपने पूरे बिजनेस एम्पायर का सर्वनाश। 2 दिन बाद अपने कमरे में लेटी आयशा को अपने
कमरे की खिड़की से किनारा नजर आने लगा। जहाज तेजी से एक किनारे की ओर बढ़ रहा था। हालांकि आयशा का शरीर अभी भी कांप रहा था, फिर भी किसी तरह अपने शरीर को संभालते हुए सावित्री की मदद से आयशा अपनी जगह से खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर किनारे को देखने लगी। जैसे जैसे किनारा पास आने लगा था, आयशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। आयशा ने सावित्री से कहा, मैं जानती हूँ कि रोहित जिंदा है, चाहे यह लोग कुछ भी कहें, मगर मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो जिंदा है। बस किसी तरह मैं किनारे पहुंचकर जल्द से जल्द अनिका और बाकी परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि रोहित कैसा और किस हालत में है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कमरे के अंदर आते ही अक्षय ने आशा की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाने ले जा रहा हूँ, मगर इतना याद रखना कि परिवार वालों से मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगी, और इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। इस बार मेरे भरोसे को तुमने तोड़ने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा, चाहे इसका मतलब यह ही क्यों न हो कि मुझे तुम्हारी लाश को अपने साथ ले जाना पड़े, मगर इस बार मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारे पास वहाँ अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। तुम्हारा बेटा रोहित हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। अब तुम्हारे भविष्य में सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आयशा के लिए रोहित की मौत की खबर एक बुरे सपने जैसी थी। अब वह अभी भी इसी सोच में जी रही थी कि उसने जो खबर सुनी थी वह बस एक उसका बुरा सपना था, और सपने के खुलते ही उसका बेटा रोहित उसके सामने खड़ा होगा। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि दिल्ली पहुंचते ही वह अपने बेटे रोहित से जरूर मिलेगी। जहाज तेजी से किनारे की ओर आगे बढ़ रहा था। इन सब से मीलों दूर लंदन के पास एक छोटे से गांव में एक वीरान से बंगले के अंदर एक कमरे में चिराग बैठकर अपने मोबाइल फोन से कुछ मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज पढ़ने के बाद चिराग ने अपने सामने बैठे आदमी से कहा, बॉस, वह लोग किनारे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग जिससे बात कर रहा था वह आदमी खिड़की से बाहर खुले मैदान की ओर देख रहा था। चिराग की बात सुनने के बाद धीमी आवाज में उस आदमी ने चिराग से कहा, ठीक है, जाकर माँ को बचा लो। उस आदमी की बात सुनते ही चिराग ने कहा, ठीक है बॉस, मैं अपने आदमियों से कह देता हूँ कि वो तुरंत एक्शन ले, और जैसे ही वह लोग दिल्ली पहुँचे वह लोग आयशा मैडम को छुड़वा ले। चिराग की बात पूरी होते ही खिड़की पर खड़ा आदमी चिराग की ओर मुड़ा। उस आदमी का हुलिया देखकर चिराग काफी शौक हो गया। उस आदमी ने फिर से धीमी आवाज में चिराग से कहा, एक काम करो, अनिका तक भी ये खबर भिजवा दो कि माँ दिल्ली पहुंच रही हैं। उस आदमी की बात पूरी होते ही चिराग ने कहा, मैं समझ गया बॉस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताकि अनिका जी और कुछ वक्त तक लंदन ना पहुंच सके और आयशा जी को बचाने के लिए वह वहीं रुक जाएं। मगर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें अक्षय को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अक्षय का पागलपन देखकर मैं इतना तो समझ गया हूं कि इस बार अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो वह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद गहरी सांस लेने के बाद चिराग के सामने खड़े आदमी ने चिराग से कहा, मैं अनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। उस आदमी की ये बात सुनते ही चिराग ने कहा, मैं यह भी जानता हूँ सर कि अब तक उसने यह भी अंदाजा लगा लिया होगा कि आपका प्लान क्या है, और इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो हो सकता है कि अनिका जी को हमारी पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाए। दिल्ली शहर से कुछ दूर एक नदी के किनारे पर आयशा मारवा एक बुझी हुई चिता के सामने खड़ी थी। इसी नदी के किनारे पर अक्सर मारवा खानदान के सर्वस्व लोगों को अंतिम विदाई दी जाती थी। हालांकि चिता को बुझे कई दिन हो गए थे, मगर जमीन पर पड़ी खाक को देखकर आयशा मन ही मन कुछ सोच रही थी। तभी पीछे से अक्षय ने आयशा को धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा अब बस लोगों की यादों में जिंदा है। हम चाहकर भी इस कुदरत के सामने नहीं लड़ सकते। जो गया है वह कभी नहीं वापस आएगा, मगर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है, हम उन्हें दुखी ना करें। अब चलो मेरे साथ।
जैसे ही यह कहने के बाद अक्षय ने आयशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अपना हाथ झटकते हुए आयशा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे उन लोगों की परवाह करनी है जो मेरे साथ हैं, और इसलिए मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। मैं अनिका से मिलना चाहती हूँ। मैं रोहित के तीनों बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब मेरे जीने की वजह वही सहारे हैं। आयशा की बात सुनते ही अक्षय के चेहरे पर फिर से गुस्सा छाने लगा। अपनी आवाज ऊंची करते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, देखो, अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे को एक बार देखना चाहती हो। मैं तुम्हें उस जगह ले आया जहां तुम्हारे बेटे की चिता को आग लगाई गई थी। अब तुम्हें यहाँ ले आया तो अब तुम जिद कर रही हो कि तुम्हें उन लोगों से भी मिलना है जिन्हें तुम्हारा बेटा पीछे छोड़ गया है। एक के बाद एक तुम्हारी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मगर माफ करना, इस बार मैं तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनने वाला। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। यह कहने के बाद अक्षय ने कसकर आयशा का हाथ पकड़ लिया। अक्षय ने आयशा का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि आयशा चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। आयशा ने अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाओगे और मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा? आयशा की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर कहीं न कहीं अक्षय के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। अक्षय ने जब यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देखा तब अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अपने आसपास खड़े लोगों को देखकर अक्षय चौंक गया। अक्षय ने हैरानी से आयशा की ओर देखते हुए कहा, बहुत खूब। मैं तो तुम्हें एक दुखियारी माँ समझ रहा था जो अपने मरे हुए बेटे की याद में उनकी जली हुई चिता को देखना चाहती थी, मगर तुम तो सातिर निकली। मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि कब तुमने अपने आदमियों को इशारा किया और वह लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। मगर मुझे भी कच्चा खिलाड़ी मत समझना। अगर तुम अपनी रक्षा करना जानती हो तो मैं भी अपनी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर घूमता हूँ। यह कहने के बाद अक्षय ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया। जो लोग अक्षय को घेर कर खड़े थे, ठीक उनके पीछे 50-60 लोग आकर घेरा लगाकर खड़े हो गए। जो लोग आयशा को बचाने आए थे वह लोग समझ चुके थे कि अक्षय के आदमी उनसे कहीं ज्यादा थे और उन लोगों से मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। अपने आदमियों को देखते ही अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने जब मुड़कर अपने पीछे खड़ी आयशा को देखा तो आयशा काफी हैरानी से अक्षय के आदमियों को देख रही थी। आयशा के चेहरे पर घबराहट देखकर अक्षय ने कहा, अब बेवकूफ़ी करना बंद करो या हाथ पैर मारना बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ मैं हमारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि मौत से डर नहीं लगता तुमको, मगर जरा इतना सोच लो कि अगर तुम जिंदा नहीं रही तो अपने पोते पोतियों का मुंह कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए यह जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। अगर अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हो तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसे अपने सामने और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर जिस रास्ते पर अक्षय उसे ले जाना चाहता था उस रास्ते पर आयशा चलना नहीं चाहती थी। तभी अचानक आयशा के कानों पर एक प्यारी सी मीठी सी आवाज पड़ी, दादी माँ, मैं आपको लेने आ गई हूँ। आयशा इस आवाज को अच्छी तरह से जानती थी। वो उस आवाज को ढूंढती हुई यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से नन्ही सी रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालती हुए बाहर आई और जोर जोर से आयशा से कहने लगी, दादी माँ, देखो मैं आपको लेने आ गई हूँ। नन्ही सी रिया को वहाँ देखकर आयशा काफी घबरा गई। नन्ही सी रिया दौड़कर आयशा के पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। आयशा ने रिया से कहा, रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम यहाँ अकेले कैसे आई? तभी रिया ने इशारा करते हुए झाड़ियों से बाहर निकल रही अनिका की तरफ अपनी उंगली उठाई। आयशा ये देखकर चौंक गई थी कि अनिका बड़े ही आराम से दोनों बच्चों को लेकर उन झाड़ियों से बाहर निकल रही थी। अनिका को इस तरह देखकर आयशा की घबराहट और बढ़ गई थी। अनिका तीनों बच्चों के साथ इस तरह घूम रही थी जैसे वह पार्क में टहलने निकली हो। आयशा की नजर आर्यन और एलेक्जेंडर पर पड़ी। तीनों बच्चों को आयशा ने अपनी आंखों से देख लिया था, मगर आयशा के चेहरे पर खुशी की जगह काफी घबराहट नजर आ रही थी। आयशा ने अपनी आवाज तेज करते हुए अनिका से कहा,
क्या कर रही हो तुम? बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम नहीं जानती हो ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं। आयशा की बात सुनने के बावजूद अनिका ने बड़ी ही कैजुअली अपने आसपास खड़े लोगों को देखा। उसके बाद अचानक ही अनिका ने उबासी ली। अनिका को इस तरह रिएक्ट करती हुए देखकर अक्षय हैरान रह गया। नन्हे से आर्यन ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, माँ, पूरी तरह से जाग जाओ। मैं जानता हूँ कि सुबह सुबह आपको कच्ची नींद से उठा दिया जाए तो आपको कितनी परेशानी होती है, मगर देखो, दादी माँ हमसे मिलने आई हैं। अक्षय समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह की बातें चल रही थी उनके सामने। अक्षय ने आगे बढ़ते हुए ऊंची आवाज में अनिका को देखकर कहा, देखो बच्चों को, मैं कुछ नहीं करूँगा, मगर तुम जानती नहीं हो कि तुम फिलहाल आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। चली जाओ यहाँ से बच्चों के साथ। अक्षय की धमकी सुनकर आयशा ने भी अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका, बच्चों को लेकर चली जाओ यहाँ से। तुम बच्चों को क्यों लाई हो यहाँ पर? आयशा एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षय चाहे कितना भी खतरनाक आदमी क्यों न था, मगर वह बच्चों को कभी कोई चोट नहीं पहुँचा सकता था। जब रोहित छोटा था और उसे किडनैप किया गया था, तब अक्षय बहुत पावरफुल था, मगर उसने आयशा से बदला लेने के लिए कभी रोहित को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। मगर आज मामला कुछ और था। कई लोग अब इस लड़ाई में आमने सामने हो गए थे। आयशा को डर था कि बड़ों की लड़ाई में कहीं बच्चों को कोई चोट न लग जाए। सबकी बातें सुनने के बाद अनिका ने अपने बच्चों से कहा, चलो ठीक है बच्चों, तुम लोग पीछे हो जाओ। अनिका की बात सुनते ही नन्ही सी रिया दौड़कर अलेक्जेंडर और आर्यन के पास गई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, ठीक है मम्मा। अनिका ने अपनी मुठियां कस ली थी। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि आगे क्या होने वाला था। तीनों बच्चों को अपनी मां पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वह जानते थे कि अनिका क्या कर सकती थी, चाहे सामने 10 आदमी हो या 100, अनिका सब पर भारी पड़ सकती थी। यह बात तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे, मगर आयशा ये बात नहीं जानती थी। इसलिए घबराहट की वजह से आयशा ने अनिका से कहा, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। खुद अक्षय भी अनिका की हरकतें देखकर काफी हैरान हो गया था, मगर वो जानता था कि आयशा को अपने साथ ले जाने के लिए उसका अनिका और उसके साथियों को हराना बहुत जरूरी था। अक्षय अपने आदमियों के साथ अनिका और उसके आदमियों पर हमला करने वाला था कि अचानक अंकुर नायक कहीं से दौड़ता हुआ अक्षय के पास आया और तेज सांसें लेते हुए कहने लगा, बॉस गजब हो गया है। दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी के कई ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई सारे खतरनाक फाइटर ने भी हमें घेर लिया है। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने लोग अचानक आयशा को बचाने के लिए क्यों पहुंच गए थे। अक्षय इतना तो अच्छी तरह से जानता था कि मारवा खानदान काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के लोग भी अनिका का साथ देने के लिए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तभी अक्षय ने देखा कि पथरीले चट्टानों से कई लोग एक साथ हाथ में हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। उनके लीडर को देखकर अक्षय के होश उड़ गए। जहांगीर अपने आदमियों के साथ एक जीप में पथरीले रास्ते से होता हुआ उस नदी के किनारे पहुंचा। जहांगीर दिल्ली अंडरवर्ल्ड का काफी बड़ा नाम था और अक्षय भी जहांगीर के बारे में काफी कुछ सुन चुका था। तभी दूसरी ओर से सूरज और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बाकी लोगों ने अक्षय वर्मा को घेर लिया। जहांगीर और सूरज को एक साथ देखकर अक्षय के होश उड़ गए। अक्षय अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक दिल्ली अंडरवर्ल्ड और ब्रह्मपुत्र एकेडमी ने एक साथ मिलकर उस पर हमला क्यों किया था। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आयशा का इन सब लोगों के साथ क्या संबंध था और आयशा को बचाने के लिए इतने सारे लोग अक्षय पर हमला करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे। जब जहांगीर अपनी जीप से उतरकर अक्षय के पास आया तो अक्षय ने जहांगीर से कहा, यह क्या कर रहे हो जहांगीर? आप जानते हो ना मैं कौन हूँ और मैं कितना पावरफुल हूँ। जहांगीर अच्छी तरह से जानता था कि अक्षय वर्मा कौन था और उसके पास क्या क्या पावर थे। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग अक्षय के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जहांगीर भी अक्षय को काफी इज्जत देकर बात किया करता था, मगर आज मामला कुछ और था। जहांगीर ने अक्षय की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी,
आपके कहने पर आज तक मैंने कई काम किए हैं आपके लिए और आपकी वजह से मैं काफ़ी कुछ कमाया भी हूँ, मगर आज मैं यहाँ पर एक रिश्ता निभाने आया हूँ। मैं किसी भी हालत में वो नहीं होने दे सकता जो आप चाहते हैं, चाहे इसके बाद आप मेरे साथ बिजनेस करें या ना करें, मगर आज मुझे आपको रोकना ही होगा। अक्षय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जहांगीर को हो क्या गया था। पिछले कई सालों से दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई काम अक्षय जहांगीर के जरिए पूरा करवाता था और आज अचानक ही जहांगीर ने पुराने रिश्ते तोड़कर बिजनेस की परवाह न करते हुए अक्षय को रोकने की कोशिश की थी। न सिर्फ कोशिश की थी बल्कि अपनी पूरी फौज को लेकर जहांगीर अक्षय को रोकने चला आया था। अक्षय ने सूरज की ओर देखकर कहा, क्या हुआ सूरज तुम्हें? तुम तो जानते हो कि मैं ब्रह्मपुत्र एकेडमी को कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ। अरे आप लोगों को डोनेशन के लिए मैंने कितनी बार पैसे ऑफर किए हैं। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ आप लोगों से मिलने आता हूँ। अरे बलबीर सर भी अच्छी तरह से जानते हैं मुझे, फिर तुम मुझ पर हुई हमला करने क्यों चले आए? अक्षय की बात पूरी होते ही सूरज ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, माफ करना मुझे, मगर मैं भी यहाँ आपको रोकने के लिए आया हूँ और ये सब कुछ दीदी के कहने पे हो रहा है। दीदी नहीं चाहती जो आप कर रहे हैं उस मकसद में आप कामयाब हों, इसलिए दीदी के कहने पर हम आपको रोकने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जहांगीर ने भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भी पूरी अंडरवर्ल्ड की फौज के साथ यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आप दीदी के हुक्म के खिलाफ ना जाएं। हम लोग यहाँ पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, बस आपको आगाह करने आए हैं कि दीदी के फैसले के खिलाफ अगर आपने जाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उन दोनों की बात सुनकर अक्षय काफी हैरान रह गए। अक्षय अच्छी तरह से जानते थे कि बलबीर सर अब काफी बूढ़े हो गए थे और इसलिए ब्रह्मपुत्र एकेडमी का सारा काम दीदी के हुक्म से चलता था, मगर अक्षय दीदी से मिले नहीं थे और न ही उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। बस सुनी सुनाई किस्से कहानियों से अक्षय दीदी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। अक्षय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए सूरज और जहांगीर की ओर देखकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा है। हम तो इससे पहले कभी मिले भी नहीं हैं, फिर वह मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं? एक काम करो, मुझे दीदी से मिलवाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन्हें मेरे बारे में। अनिका अपने बच्चों के साथ काफी कैजुअली खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही अक्षय ने अपनी बात पूरी की, अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए अक्षय से कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो आप? क्या बात करनी है आपको? अक्षय हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। अक्षय को लगा कि अनिका को किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए अपने हाथ से इशारा करते हुए अक्षय ने अनिका से कहा, देखो रुक जाओ, अभी इस वक्त मैं कोई और इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। जब अक्षय दोबारा सूरज और जहांगीर की ओर मुड़कर देखने लगे तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी थी। अक्षय और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा था। तभी अंकुर ने अक्षय के पास आकर कहा, आप जिससे बात कर रहे हैं वही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हैं। अंकुर की बात सुनकर अक्षय को जैसे बिजली का एक तेज झटका सा लगा था। अक्षय हैरानी से अनिका की ओर देखकर फिर से देखने लगे। अक्षय को अब समझ में आया कि अनिका इतनी कैजुअली क्यों खड़ी थी। उसे क्यों किसी बात का डर नहीं लग रहा था। आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी की ताकत के बारे में कौन नहीं जानता था। एक लंबी सांस लेने के बाद अक्षय ने अनिका की ओर देखकर कहा, अच्छा अब पूरी बात समझ में आई, मगर देखो चाहे मैं जितनी भी रिस्पेक्ट करता हूँ ब्रह्मपुत्र एकेडमी की, मगर आप लोगों के दबाव में आकर मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। कई सालों बाद मुझे मेरा प्यार वापस मिला है। इस जन्म में तो इतनी आसानी से मैं अपने प्यार को नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया भर की ताकत से लड़ना क्यों न पड़े। अक्षय की बात सुनने के बाद अनिका ने बड़ी ही कैजुअली अक्षय वर्मा से कहा, देखो अब जमाना बदल चुका है। मैं मानती हूँ किसी जमाने में आप दोनों के बीच प्यार था, मगर अब अगर वो अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती तो आपको ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए। अब जमाना औरतों का है और आगे भी यही चलता रहेगा।
आप उनके मन की इच्छाएं मारकर उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी इच्छाओं के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अगर हम दोनों के बीच में जंग होगी तो आपके और आपके आदमियों के साथ जो कुछ भी होगा उनकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। भले ही अनिका ने ये बात काफी कैजुअली की थी, मगर अनिका ने सीधे सीधे शब्दों में अक्षय और उसके आदमियों को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने आयशा को जबरदस्ती किडनैप करने की कोशिश की तो वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब बड़ों के बीच में ये सारी बातें चल रही थी तब बच्चे बड़े ही आराम से सारी बातें सुन रहे थे। नन्हे से अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या ये खतरनाक अंकल हमारी दादी माँ को अपने साथ ले जाएंगे? तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, खतरनाक? अंकल एक्चुअली इतने खतरनाक है नहीं जितना अपने आप को दिखा रहे हैं। रिया ने आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, अगर खतरनाक अंकल ने दादी माँ को ले जाने की कोशिश की तो मम्मा उन लोगों को छोड़ेगी नहीं, और ये बात तुम दोनों भी अब तक जान चुके हो। बच्चे इतनी सीरियसली सिचुएशन में भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। तभी अचानक अक्षय के साथ आया हुआ उनका एक अफ्रीकन साथी दौड़कर बच्चों के पास गया और रिया को अपने कब्जे में लेते हुए उसे सभी से कहा, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो वरना बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। बच्चों को उस खतरनाक आदमी के कब्जे में देखकर आयशा घबराकर अक्षय से कहने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा था ना तुम बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर बच्चों को खरोच भी आई ना, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। अक्षय खुद अपने आदमी की इस हरकत पर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आदमी ने बिना किसी ऑर्डर के इस तरह की हरकत क्यों की थी। तीनों बच्चों के पीछे खड़े उस अफ्रीकी आदमी ने अनिका की ओर देखकर कहा, हमें यहाँ से जाने दो वरना बच्चों के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपने आदमी की ऐसी बात पर चिल्लाते हुए अक्षय ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को छोड़ दो। हम हमारी लड़ाइयों में बच्चों को बीच में कभी शामिल नहीं करते। उस अफ्रीकन आदमी ने रिया को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अक्षय से कहा, बॉस, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग हमें यहाँ से जिंदा बाहर जाने नहीं देंगे। अगर आपने आयशा मैडम को इनके हवाले भी कर दिया तब भी ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का एक ही तरीका है, इन बच्चों को कब्जों में ले लिया जाए। जब आयशा मारवा चीख चीख कर बच्चों को छोड़ने के लिए कह रही थी तब अनिका बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़े होकर सारा तमाशा देख रही थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो एक ऐसी माँ थी जिसे अपने बच्चों को खतरे में देखकर कोई चिंता हो रही थी। उस अफ्रीकी आदमी ने रिया को अपनी गिरफ्त में पकड़ कर रखा था। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों रिया के अगल बगल में खड़े थे। उस आदमी को दोनों ही काफी गुस्से से घूरे जा रहे थे और उस आदमी का उस बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह अपने आगे खड़े लोगों की ओर देखकर कह रहा था, मुझे और मेरे साथियों को यहाँ से बाहर निकल जाने दो, वरना याद रखना मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है। तुम लोगों की एक गलती से इस बच्चे की जान जा सकती है और इसकी मौत की जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। जहांगीर और सूरज बच्चों को बचाने के लिए तैयार खड़े थे, मगर वह जानते थे कि अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया तो रिया के लिए यह जान का खतरा बन सकता था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि रिया को किस तरह बचाएं। सूरज के साथ साथ ब्रह्मपुत्र एकेडमी के काफी तेज और ताकतवर फाइटर भी वहां मौजूद थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिया को उस खतरनाक आदमी के चंगुल से छुड़ाएं। जहांगीर और उसके साथी अपने साथ बंदूकें भी ले आए थे, मगर वह जानते थे कि निशाना जरा भी चूका तो रिया की जान के लिए खतरा हो सकता था। घबराहट की वजह से आयशा के माथे से पसीना बहने लगा था। रिया को ऐसी हालत में अपनी वजह से देखकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आयशा ने हाथ जोड़ते हुए अक्षय से कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। मेरी बच्ची को छोड़ दो। अरे इस मासूम सी बच्ची ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? जब अक्षय की नजरें रिया पर पड़ी तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि चाहे रिया की शक्ल काफी हद तक अपनी माँ अनिका से मिलती थी, मगर रिया की आंखें, रिया का रंग काफी हद तक आयशा से मिलता जुलता था। अपनी नजरें झुकाते हुए अक्षय ने अपने आदमी से कहा,
छोड़ दो उस बच्ची को, जाने दो उसे। मगर इससे पहले कि अक्षय अपनी बात पूरी कर पाता, अक्षय के उस खतरनाक आदमी ने रिया का गला कसकर पकड़ लिया। दर्द की वजह से रिया जोर से चीखी, मगर इससे पहले कि रिया की चीख पूरी होती, एक बहुत जोर की चीख लोगों की कानों में पड़ी। मगर इस बार ये चीख उस खतरनाक आदमी की थी जिसने रिया को पकड़ रखा था। एक छोटा सा खंजर उसके सीने के आर पार हो चुका था।